आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। दो महत्वपूर्ण विषय हैं। जैसा कि आपको पता है, एक बार फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीच सत्र में, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, फिर से जो है अवकाश पर निकल रहे हैं। 15 तारीख से जो है वो पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे। वैसे भी कम दिखते हैं। वंदे मातरम के महत्वपूर्ण चर्चा पे भी नहीं थे। जब वक्त अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हो रही थी उस दिन भी वो नहीं थे। लेकिन ये पूरा जो एक आदत सी उनकी बन गई है कि हर महत्वपूर्ण समय पर, हर महत्वपूर्ण क्षण पर गायब होने की, इसमें कई सवाल उठते हैं। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले 3 महीनों में 4 से 8 सितंबर के बीच वो भारत से बाहर थे। ये वो समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है 9 सितंबर को होने वाले थे। सभी राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं थे, गायब थे। संभवतः मलेशिया में थे। अब ऐसी क्या विवशता इनकी होती है कि हर महत्वपूर्ण मौके पर राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे तब तक तो ये करते ही थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसकी आवश्यकता विपक्षी पार्टियों को भी मेरे ख्याल से विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ी होगी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के पहले, ये एन मौके पर गायब हो जाते हैं। इसके बाद 27 सितंबर से लेकर लगभग 11 अक्टूबर तक बिहार चुनाव जो है, बिहार चुनाव की घोषणा होने वाली थी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषणा हुई। 27 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर को दशहरा था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदी हार्टलैंड में कोई भी जो जन नेता होता है उसको जन संवाद का महत्व समझ में आता है। वो रामलीला में जाता है, वो रामलीला के कार्यक्रम में जाता है, वो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाता है। इधर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में पता नहीं कौन से रामलीला के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। क्या ऐसी विवशता थी कि जब इनके सहयोगी दल आरजेडी इनसे गुहार कर रहे थे कि सीट शेयरिंग की जो है समस्या आप सुलझाइए, सीट शेयरिंग पर बैठिए, तो फिर से जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरी तरह से दुर्लभ थे, पूरी तरह से गायब थे। अब एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे समय पर गायब होते हैं तो उनकी आइटिनरी, वो कहां जाते हैं, वो ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल विजिट है, ये क्यों नहीं साझा की जाती है? देश से आखिर क्या छुपा रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका गए तो पहले 3-4, दक्षिण अमेरिका जब गए तो पहले 3-4 दिन क्या किए समझ में नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद एक वीडियो आया जहां कि वो कोलंबिया में फिर से भारत की राजनीतिक, भारत के लोकतंत्र को जो है दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, पता नहीं कोलंबिया में लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, ये तो वही बता सकते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद एक वीडियो आया जिसमें कि वो कॉफी बनाने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। अरे यहां भी हमारे ट्राइबल्स जो हैं मेहनत करके अराकू कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां ब्राजील की कॉफी की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न ये उठता है, 20 नवंबर को मिशेल बैचलेट, जो कि चिली की भूतपूर्व प्रेसिडेंट है और जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर भारत की निंदा करती आई है, आर्टिकल 370 के निरस्त्रीकरण के विषय पर भी और सीएए के विषय पर भी जो निरंतर भारत की निंदा करती आई है, क्या ये जो 15 दिन की उनकी यात्रा थी दक्षिण अमेरिका में, क्या इसमें उन्होंने उनसे भी मुलाकात की थी और क्या उनको मिशेल बैचलेट को कन्विंस करने में इतना समय लग गया कि ये पुरस्कार इंदिरा गांधी पीस अवार्ड आपको मिल रहा है और आपको स्वीकार करना होगा? अब कांग्रेस किसको पुरस्कार देती है तो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है।
मिशेल बिशलेट, जिसने हमेशा भारत की निंदा की है। लेकिन आखिर मेरा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद वो जो भारत में उनकी जिम्मेदारियां हैं उससे परे हटकर, उससे अलग हटकर अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मिलते रहते हैं। और अभी 15 से 19 दिसंबर तक जब पार्लियामेंट का सेशन सक्रिय है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 13 इंपॉर्टेंट बिल्स इस सेशन में पास होने वाले हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा है और इनमें से कई बिल्स अगले सप्ताह जो है डिस्कशन के लिए आएंगे। इसमें एटॉमिक एनर्जी बिल भी है, इसमें इंश्योरेंस बिल भी है, इसमें जन विश्वास बिल भी है। आखिर राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उनको ये गुप्त यात्राएं ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। और गौरतलब है कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के भी तुरंत बाद जो है 4-5 दिन ये छुट्टियों पे निकल गए थे। तो मेरे ख्याल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये तय करना होगा कि भारत की राजनीति में उनकी रुचि है या नहीं, या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में जुटे हैं। क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह आज जो है एलओपी का जो फुल फॉर्म है, उनकी हरकतों को देखकर यही लगता है लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टिंग, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा, किसी भी तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज नहीं दिखते हैं। यह तो एक विषय हो गया। जितना राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे हैं उतनी ही भाजपा की केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी उतनी ज्यादा मेहनत करके भारत के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में जुटी हैं। और ये आप एक जो है कंपैरिजन देख सकती हैं। मैं अब थोड़ा सा जो है इसको दूसरी ओर ले जा रहा हूं इस वार्ता को। कल 2 बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो भारत की जो है जो आर्थिक यात्रा है, इकोनॉमिक यात्रा है यहां से, उसको और दुरुस्त करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन निवेश की घोषणा की है और अमेज़न ने 2030 तक $35 बिलियन निवेश का ऐलान किया है। दोनों निवेश एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर, डिजिटल और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए है। और यह विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है एआई को लेकर, उस पर एक बहुत बड़ा मोहर लगाता है। किस तरह से विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां, एआई कंपनियां आज पूरी तरह से भारत में निवेशित हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती हैं। और आज भारत जिस तरह से एआई का जो एक पावर हब बनने जा रहा है, उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये दोनों घोषणाएं एक दिन में हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार ऐसी उपलब्धियां जो हैं, ऐसी उपलब्धियों को उचित स्थान नहीं मिलता है न्यूज़पेपर में। इसीलिए मेरा एक दायित्व बनता है कि इसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसको हाईलाइट किया जाए। आज भारत की जो एआई इंडस्ट्री है उसकी साइज कुछ $30 बिलियन है। लेकिन जिस रफ्तार से डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के अन्य सेगमेंट्स में तीव्र गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी अपेक्षा है, ऐसी संभावना है कि केवल अगले 10 वर्षों में हमारी एआई इंडस्ट्री की साइज जो है वो $300 बिलियन होगी। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में कल का जो ये निर्णय है माइक्रोसॉफ्ट का और अमेज़न का, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मित्रों, महाराष्ट्र में पिछले साल 5 दिसंबर को भव्य मेजॉरिटी के बाद हमारी सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बनी थी। और आज 1 वर्ष पूरे होने के उपरांत यह हाईलाइट करना भी जरूरी हो जाता है कि जिस तीव्र गति के साथ महाराष्ट्र भारत की जो हमारी देश की जो विकसित भारत की यात्रा है उस पे अपनी कंट्रीब्यूशन निभा रहा है,
उसको हाईलाइट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। कई बार हम नेगेटिव खबरों में उलझ जाते हैं, लेकिन कुछ चंद बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो पिछले 1 साल की उपलब्धियां हैं महाराष्ट्र की, और किस प्रकार से डबल इंजन सरकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में देश को प्रदान कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में महाराष्ट्र की जो एफडीआई इनफ्लोज रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 1,64,875 करोड़ की रही है, जो कि हाईएस्ट इनफ्लो रही है पिछले 10 वर्षों में। एंड दिस रीअफर्म्स महाराष्ट्र स्टेटस एज इंडिया टॉप इन्वेस्टमेंट हब। यह होता है जब भव्य मेजॉरिटी के साथ जब किसी राज्य सरकार को मौका मिलता है तो उसका किस गति से उस राज्य का विकास होता है, उसका एक बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। ये पूरे भारत का 40% शेयर ऑफ एफडीआई जो है केवल इस वक्त महाराष्ट्र से आ रहा है। हमने देखा है महाराष्ट्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले 1 साल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन हुआ है। 4 लाख करोड़ के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया है। और जो मुंबई के अंदर, मुंबई जो आर्थिक, हमने अक्सर देखा है कि बेंगलोर में डीके शिव कुमार हाथ खड़े करके कहते हैं कि बेंगलोर की इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ नहीं हो सकता, इन गड्ढों का कुछ नहीं हो सकता, इन रोड्स का कुछ नहीं हो सकता। उसकी तुलना आप मुंबई से करिए, जहां की केवल पिछले कुछ वर्षों में अपनी कार्यकुशलता के साथ किस प्रकार से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करने का काम किया है। इस साल मुंबई में नई एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन हुआ। कोस्टल रोड, जो कि पूरा नॉर्थ और साउथ मुंबई को लगभग एक ऑल्टरनेटिव रास्ता देता है, वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। मेट्रो नेटवर्क वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। तो मेरे ख्याल से जो डीके शिव कुमार जैसे नेता जब कहते हैं कि बेंगलोर का कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको कुछ समय आकर मुंबई में बिताना चाहिए, महाराष्ट्र के शहरों में बिताना चाहिए। किस प्रकार से अर्बन प्लानिंग के नए आयाम मुंबई ने तय किए हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस प्रकार से जो एमएमआर का एक्सपेंशन हो रहा है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक्सपेंशन हो रहा है, उसी प्रकार से एनसीआर का भी हो रहा है। जब नई एयरपोर्ट जो है जब ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार होगी, लेकिन चूंकि ये महाराष्ट्र का विषय है, मैं एक तरफ जो है दक्षिण में नए एयरपोर्ट के आने तक लगभग रायगढ़ तक एमएमआर एक्सपैंड कर रही है। दूसरी तरफ मुंबई के ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर जो वाधवन पोर्ट आ रहा है, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है, जो पिछले अगले 5 वर्षों में पूरी तरह जब तैयार होगा तो करीब 10 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान करेगा। और इससे दक्षिण गुजरात के भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर में भी और दक्षिण में भी जब एमएमआर का, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक्सपेंशन होता है, तो इससे केवल मुंबई की इकोनॉमी को कितना ग्रोथ मिलेगा। आज मुंबई की इकोनॉमी की साइज जो है वो लगभग $368 बिलियन है, और अगले 20 वर्षों में एक स्पष्ट टारगेट के तहत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी केवल मुंबई की होगी। इस एस्टिमेट के साथ, इस प्लानिंग के साथ महाराष्ट्र की सरकार आगे बढ़ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो है वो $578 बिलियन है, लेकिन इस तीव्रता के साथ, जिस तीव्रता के साथ महाराष्ट्र की सरकार आगे बढ़ रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक पूरी तरह से महाराष्ट्र में हासिल होगी। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 के विकसित भारत लक्ष्यों की बात करते हैं, जब पूरे देश की इकोनॉमी हम लगभग 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की कल्पना कर रहे हैं 2047 में,
तो एक एक राज्य का कंट्रीब्यूशन, एक एक राज्य का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक बहुत ही सकारात्मक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन से राज्य जो हैं किस गति के साथ भारत के ग्रोथ इंजन को और आगे बढ़ाएंगे। ये एक उदाहरण है यूपीए की सरकारों के लिए भी, ये एक उदाहरण है कांग्रेस की सरकारों के लिए भी, जो जहां जहां राज्य सरकारें बनाती हैं वहां केवल और केवल आर्थिक अराजकता लाती हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार ने आर्थिक अराजकता लाने का काम किया, तेलंगाना में भी किया, कर्नाटक में भी किया, और झारखंड जहां मैं 2 दिन पहले था वहां पर भी जो यूपीए की सरकारें हैं वो आगे नहीं बढ़ा रही देश को, केवल और केवल ऋण में डुबो रही हैं सरकारों को और पीछे लेके जा रही है। एक बड़ी उपलब्धि जिसके साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा, जब गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सल मुक्त भारत की बात करते हैं तो आपको जानकारी होगी महाराष्ट्र में भी एक बड़ा एरिया है गढ़चिरौली का, जो नक्सली हिंसा से ग्रसित था। आज वो पूरा एरिया जो है लगभग नक्सली हिंसा, नक्सली दुष्प्रभाव से मुक्त है। केवल इस वर्ष 80 माओइस्ट ने, जिनमें पॉलिट ब्यूरो के लीडर खूंखार जो नक्सली एक्टिविस्ट रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं, भूपति वो भी शामिल हैं, उन्होंने भी हथियार छोड़े हैं और मुख्य धारा में आने का प्रयास किया है। एक बड़ी जानकारी यह भी है कि जो गढ़चिरौली नक्सली गतिविधियों का, नक्सली हिंसा का गढ़ हुआ करता था, वहां महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्टील प्लांट और आने वाले समय में देश का जो है सबसे प्रभावी स्टील प्लांट में से एक होने वाला है, वो गढ़चिरौली के उस नक्सली हब में आने वाला है जहां आज से कुछ वर्ष पहले लोग जाने से कतराते थे। 10,000 करोड़ की लागत से ये जो स्टील प्लांट बन रहा है, इस प्रकार से जो है ऐसे क्षेत्रों का अब डेवलपमेंट होने जा रहा है जो कि मुख्य धारा से सालों साल, दशकों से अलग थे। और अगर डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो वहां पर भी जो इनिशिएटिव्स महाराष्ट्र की सरकार ने लिए हैं, एक फिनटेक और एआई इनोवेशन हब्स पूरे महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं। बड़े एमओयूज जो हैं मेटा और एनपीसीआई के बीच साइन किए गए हैं, जिससे कि डिजिटल पेमेंट्स, एआई अडॉप्शन, स्किलिंग, नेक्स्ट जनरेशन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि पूरी तरह से तीव्र गति से इसको जो है इसमें और तेजी आए। तो मित्रों, ये 1 साल का जो है एक हिसाब था महाराष्ट्र की सरकार का, जो भारत की आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। ठीक उसी प्रकार जो है झारखंड में भी पिछले 1 साल में, 1 साल पूरा हुआ है झारखंड की सरकार का, उस पर कभी और प्रेस वार्ता करेंगे, क्योंकि वो एक खजाना है झारखंड स्कैम्स का। एक के बाद एक इतने स्कैम्स आए हैं, कम से कम 8 से 10 बड़े स्कैम जो है पिछले 1 साल में जो है झारखंड में एक्सपोज किए गए हैं, जिसमें डीएमएफटी स्कैम भी है, जिस पर मैंने 2 महीने पहले चर्चा की थी। अब एक आधार स्कैम है, माइनिंग के नए स्कैम्स है, तो उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज का उद्देश्य ये था कि एक तरफ जो है हमारे विपक्षी नेता जो हैं छुट्टी मनाने से नहीं थक रहे हैं, दूसरी तरफ जो है हम देश की सेवा में लगे हुए हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो। देखिए, पहला सवाल जो आपका है, राहुल गांधी की गतिविधियों पर स्वाभाविक है नजर तो रखी जा रही है,
और कई उनके प्रोपोगंडा है, अब उनको भी एक्सप्लेन करना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है एक महत्वपूर्ण पद होता है, कहाँ से प्रेरणा जुटाते हैं, कहाँ से जो है निरंतर देश पर प्रहार करने का वो की सोच वो जुटाते हैं। लेकिन जिस दिन वो हद को पार करेंगे उस दिन निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो आप निश्चिंत रहिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो नजर रख रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक महत्वपूर्ण पद होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उनको बैठाकर समझाने की जरूरत है कि ये छुट्टियों मनाने वाला पद नहीं है। और छुट्टी मनाइए 3-4 दिन जो है, अब साल के अंत में जो है कम से कम। हाँ, तो लीडर ऑफ पार्टिंग, लीडर ऑफ प्रोपोगंडा ना बने। जो दूसरी बात है, देखिए अभी तो कल घोषणा हुई है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के द्वारा, और इसके डिटेल्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन से ही आएंगे, शुरुआती डिटेल्स। लेकिन हमारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक ऐसा माहौल बना रही है। अभी एक एआई समिट होने जा रहा है फरवरी में, एक ऐसा माहौल बना रही है। कई बार आरोप लगाए जाते थे कि भारत जो है नए टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन में थोड़ी देरी करती है। इस बार हम इस तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे लगता है आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से भारत एआई के सेक्टर में नंबर 1 बिल्कुल एक ऐसे शिखर पर पाया जाएगा जिसमें बहुत सारे अन्य देश हमसे प्रेरणा लेंगे। और रिस्पॉन्सिबल एआई वो एक अलग विषय है। रिस्पॉन्सिबल एआई पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतना ही जोर दिया है। जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज नकारा नहीं जा सकता है, उसका महत्व तो हम समझते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एंश्योर दैट इट इज एम्प्लॉयड, इट इज यूटिलाइज्ड रिस्पॉन्सिबली। तो उसके एक अलग जो है दायरे बनाए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी, जैसा मैंने कहा, लीडर ऑफ प्रोपोगंडा है। संसद के बाहर वो ये सब प्रोपोगंडा करते हैं, ठीक है, लेकिन जब संसद में ये सब बातें करते हैं, क्या वो बता सकते हैं पिछले 11 वर्षों में जो व्यक्ति, जो सज्जन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, क्या उनमें किसी का भी आरएसएस का कोई लिंक है? मुझे नहीं लगता है कोई आरएसएस का लिंक है। बल्कि दूसरी तरफ अनेक उदाहरण है। सुकुमार सेन जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, जैसे उनका कार्यकाल खत्म होता है, उनको एम्बेसडर बना दिया जाता है किसी देश का। टीएन शेषन को जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाता है। और भी बहुत सारे जो हैं बाहियात बातें, कल बहुत ही गलत बातें राहुल गांधी ने कही जो उनको नहीं कहना चाहिए था। जब वो कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमने बदला, अरे हमने तो उसको और ट्रांसपेरेंट बना दिया। नहीं, बिल्कुल यही सोच की तो सजा इनको जनता दे रही है। बार बार जो है जनता इनको, देखिए जिस प्रकार का मैंडेट बिहार में आया, जिस प्रकार का मैंडेट महाराष्ट्र में आया, जिस प्रकार का मैंडेट 2 साल पहले मध्य प्रदेश में आया था, इनके लिए बहुत आसान है अपने गिरबान पे ना झांक के कह देना कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता इतनी आक्रोशित हो गई है इनकी हरकतों से, सनातन विरोधी हरकतों से, संविधान विरोधी हरकतों से, देश के संस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं पर निरंतर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली हरकतों से, कि जनता अब इनको सजा दे रही है। और अगर अब भी ये अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे तो यही सजा उनको आने वाले भी इलेक्शंस में मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से उनका तो यही प्रयास है। मुझे लगता है उनका यही प्रयास है। जी, धन्यवाद।